हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्रैक्ट पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उचिष्ट व निम्निष्ट की बात करेंगे और अवकलजों के अनुप्रयोग के अंतर्गत यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.5 और 8.6 ये दोनों एक्सरसाइज इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है और इस टॉपिक को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी 8.2 की कुछ बेसिक बातों से। मतलब हमने वर्धमान और ह्रासमान फलनों को अभी तक पढ़ा एक्सरसाइज 8.2 के अंतर्गत, तो वहीं से इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे। देखिए, हमने अभी तक एक्सरसाइज 8.2 के अंतर्गत बात की थी एक दिष्ट फलनों की, और एक दिष्ट फलन वो होते हैं जो एक ही दिशा में चलते हों, मतलब वर्धमान और ह्रासमान कि या तो फलन का मान बढ़ता रहे या फलन का मान कम होता रहे। ये हमने एक दिष्ट फलनों के अंतर्गत पढ़ा कि हमने दो प्रकार के ग्राफ यहाँ पर पढ़े हुए हैं कि किसी भी फलन के लिए अगर हम इस तरीके का ग्राफ बनाएं कि x का मान बढ़ाने पर, ठीक है, ये x के मान इधर बढ़ते हुए क्रम में हैं, तो फलन के लिए जो मान आएंगे वो भी बढ़ते हुए क्रम में ही आएंगे कि x को बढ़ाने से y का मान बढ़ता रहेगा कि हर एक x के संगत हमें y का मान बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये था एग्जाम्पल वर्धमान फलन का, ठीक है। इसे हमने वर्धमान की श्रेणी में रखा था और यहाँ हमने आपको बताया था कि जो dy/dx है इसका मान क्या आता है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब स्पर्श, इसको हम ये भी बोल सकते हैं dy और dx किसी फलन y बराबर f(x) के लिए, किसी फलन y बराबर f(x) के लिए अगर मैं dy और dx का मान ज्ञात करूं जो कि f' के बराबर भी लिखा जा सकता है, तो इसे हम बोलते थे स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो अगर किसी वक्र के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता धनात्मक है तो उसे वर्धमान बोला जाता था, और प्रवणता अगर ऋणात्मक हो तो उसे ह्रासमान की श्रेणी में रखते थे। उसका भी ग्राफ हम बना ही लेते हैं यहाँ इस साइड कि x का मान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो y का मान कम हो रहा है कि पहले y का मान इतना बढ़ा, फिर जैसे जैसे x बढ़ता गया y का मान कम होता गया कि x को बढ़ाया तो y नीचे की तरफ आया। इसे हमने ह्रासमान की श्रेणी में रखा था और यहाँ हमने बताया था कि जो dy/dx है यह 0 से क्या आएगा, छोटा। स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो माइनस में आएगी। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि अगर स्पर्श रेखा या कोई फलन का ग्राफ इस तरीके से है, ठीक है, ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ रहा है तो dy और dx पॉजिटिव रहेगा, और ग्राफ अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता जो समय वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये थी कि क्या ये फलन जिसको हम वर्धमान बोल रहे हैं क्या ये कहीं पर रुक सकते हैं, ठीक है। अगर वास्तविक संख्याओं की बात की जाए तो फलन का मान तो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं भी फलन का मान जो है वो रुकेगा नहीं कि जैसे जैसे x के मान को बढ़ाते जाएंगे y का मान बढ़ता जाएगा। x जितना ज़्यादा बढ़ा लेंगे y उतना ही बढ़ाता रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ा मान फलन के लिए ज्ञात नहीं कर सकते, और इसी तरीके से यहाँ पर x को बढ़ाने से y कम हो रहा है, तो जितना x बढ़ाते जाओगे उतना ही y यहाँ पर कम होता जाएगा। तो यहाँ पर हम न्यूनतम मान की कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ पर मैं बड़ा मान नहीं बता सकता और यहाँ मैं छोटा मान नहीं बता सकता कि क्या आएगा। तो कुछ ऐसे फलन या कुछ इस तरीके के ग्राफ भी परिभाषित हुए हैं जिनके लिए हम अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उचिष्ट और निम्निष्ट का यहाँ पर मतलब यही है कि उचिष्ट को बोलते हैं अधिकतम मान और निम्निष्ट को बोलते हैं न्यूनतम मान, कि किसी फलन का सबसे बड़ा मान वो उसका उचिष्ट मान बोला जाएगा और किसी फलन का सबसे छोटा मान जो है वो क्या बोला जाएगा, निम्निष्ट मान बोला जाएगा। अब इनके ग्राफ किस तरीके से बन सकते हैं कि यहाँ तो एक दिष्ट है कि ऊपर की तरफ चल रहा है, तो उचिष्ट मान के लिए ध्यान रखना इसे वापस मुड़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें एक ऐसे फलन की कि जिसका ग्राफ जो है वो इस तरीके का हो, ठीक है, कि मान बढ़ते बढ़ते अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ग्राफ वापस नीचे की तरफ आने लग गया, तो इस कंडीशन के अंदर हम फलन का बड़ा मान बता सकते हैं कि यहाँ पर जो फलन का मान है वो क्या होगा, अधिकतम होगा। ऐसा हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि इस जगह पर फलन अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम बात करें कुछ इस तरीके से कि ऐसा ग्राफ हो कि मान पहले कम हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद वापस मान जो है फलन का वो बढ़ने लग गया, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो मान आएगा, इस जगह पर जो y का मान आएगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। तो अब इन्हीं चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे।
तो बात करते हैं सबसे पहले तो इस ग्राफ की। अगर कोई ग्राफ इस तरीके का है तो हम इसको बोलते हैं कि इस ग्राफ की जो अवतलता है वो है नीचे की तरफ, ठीक है, और इस ग्राफ की जो अवतलता है वो है ऊपर की तरफ। तो देखिए, मैंने एकदिष्ट फलनों के आधार पर स्पर्शरेखाओं की प्रवणताओं का जो व्यवहार है उसे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि वर्तमान फलन के लिए प्रवणता पॉजिटिव, और अगर फलन का मान ना बढ़े ना घटे तो प्रवणता का मान 0 आ जाएगा, और अगर फलन का मान कम हो रहा है तो प्रवणता नेगेटिव। इतना अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो अवतलता ऊपर की ओर और अवतलता नीचे की ओर जिसकी बात अभी हमने की, अब हम उसी को डिटेल में समझेंगे। देखिए, वही फलन मान लीजिए कि y बराबर f(x), और इस फलन के लिए हमने ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके का, ठीक है। मतलब हमने इस फलन का जो ग्राफ है वो अवतलता को ऊपर की तरफ रखकर बनाया है, ठीक है, कि अवतलता जो है वो ऊपर की ओर है। कि ग्राफ का जो मुंह है वो ऊपर की ओर खुला हुआ है। अब हमें यहाँ पर इनकी बात करनी है, प्रवणताओं की बात करनी है। देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से बात करूँ यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि स्टार्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही करना है। आप किसी भी ग्राफ की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरुआत करेंगे। देखिए, अगर मैं इस तरफ से इस ग्राफ के लिए स्पर्शरेखा की रचना करूँ तो वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ये ग्राफ के लिए स्पर्शरेखा की रचना हुई, और आपको ये देखना है कि यह जो स्पर्शरेखा बनाई इन तीनों में से कहाँ पर है, तो वो है इस लास्ट कंडीशन के अंदर जिसमें dy और dx नेगेटिव है। मतलब यहाँ पर जो स्पर्शरेखा की प्रवणता का मान आया, मतलब dy और dx का जो मान आया वो नेगेटिव आया, ठीक है। अब लेफ्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम इस तरफ से एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब आगे आए हम यहाँ पर, यहाँ हमने स्पर्शरेखा बनाई, तो ये जो स्पर्शरेखा है वो इस आधार पर बनी हुई है, मतलब dy और dx का जो मान है वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो राइट हैंड साइड के भी किसी पॉइंट की हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्पर्शरेखा बनी वो इसके आधार पर बनी है, मतलब dy और dx का जो मान है वो पॉजिटिव है। मतलब अगर किसी ग्राफ की अवतलता अगर ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है तो उस ग्राफ के ऊपर हम 3 प्रकार की स्पर्शरेखाओं की रचना कर सकते हैं। कि एक प्रकार की स्पर्शरेखा जिसमें स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है, सॉरी यहाँ पर इसे नेगेटिव करना था, तो पहली प्रकार की जो स्पर्शरेखा है जिसमें प्रवणता का मान माइनस में आएगा। दूसरी प्रकार की स्पर्शरेखा जिसमें पॉजिटिव, और एक बीच में ऐसा जिसमें स्पर्शरेखा की प्रवणता का जो मान है वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ देखिए कि अवकलन का मान, इस फलन के लिए अवकलन का जो मान है वो माइनस से प्लस की तरफ चेंज हुआ, ठीक है। कि प्रवणता का मान माइनस से प्लस की तरफ बदलता है। तो ध्यान देना, प्रवणता का मान माइनस से प्लस की तरफ तभी बदलेगा जब अवतलता ग्राफ की ऊपर की तरफ हो। जो भी ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ बनेगा उसमें ऐसा ही होगा कि स्पर्शरेखा की प्रवणता का जो मान है वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। हालांकि माइनस से प्लस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान में रखना है, यही ज़्यादा सही माना जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए कि छोटे से बड़े की तरफ। अब देखिए यहाँ पर इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जब अवतलता ऊपर की ओर होगी तो प्रवणता का मान माइनस से प्लस की तरफ जब बदला, तो इस जगह पर जहाँ पर हमने अवकलन को 0 किया है, इस जगह पर हमें जो फलन का मान मिलेगा वो न्यूनतम मिलेगा। मतलब ये जो सब हम कर रहे हैं ये सब न्यूनतम मान के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमें जो मान प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त होगा, न्यूनतम मान। हालांकि यहाँ पर भी कंडीशन आएगी, लेकिन अभी एक बार आप इतना ही ध्यान में रखें। अब बात कर लेते हैं अवतलता नीचे की ओर, ठीक है। हमने ग्राफ बनाया वापस, और इस बार हमने अवतलता जो है वो नीचे की तरफ रखी है। मतलब ग्राफ का जो मुंह है वो नीचे की ओर खुला है।
अब यहाँ पर भी आपको लेफ़्ट से राइट की तरफ 3 प्रकार की स्पर्शरेखाओं की रचना मिलेंगी। देखिए कौन कौन सी, पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट की बात की, यहाँ स्पर्शरेखा बनाई, तो ये पहला पॉइंट मिल गया हमें कि इसके लिए dy और dx, मतलब इस तरफ dy और जो dx है ये पॉजिटिव रहेगा। फिर इस जगह पे बात कर लेते हैं, यहाँ पर dy और dx जो है वो इक्वल टू 0 रहेगा। और यहाँ किसी पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर dy और dx जो है वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है, ठीक है, रेखा की जो प्रवणता है वो प्लस से माइनस में चेंज हुई, ठीक है, कि प्रवणता प्लस में थी यहाँ पर, फिर प्रवणता का मान थोड़ा और कम हुआ, 0 हो गया, और फिर और कम हुआ, ठीक है, कि पहले प्रवणता का मान बढ़ा, फिर 0 हुआ और फिर माइनस में हुआ। तो प्लस से माइनस में यहाँ प्रवणता चेंज हुई कि प्रवणता का मान प्लस से माइनस में चेंज होता है। तो यहाँ पर ग्राफ अगर ऐसा हुआ तो ग्राफ जो है उसकी अवतलता नीचे की तरफ ही रहेगी, और जब अवतलता नीचे की तरफ रहेगी तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट मिलेगा वो अधिकतम मान का मिलेगा, कि इस कंडीशन से जो मान निकलेगा वो अधिकतम मान होगा। अब ये जो हमने लिखा यहाँ पर सारा, इसको बोलते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण। ध्यान रखना, ये अभी हमने जो किया यह है प्रथम अवकलज परीक्षण, कि किसी भी अवकलन, ग्राफ के अवकलन से हम कैसे बता सकते हैं कि हम अगर किसी फलन का अवकलन कर दें तो किस तरीके से बताया जा सकता है कि हमें न्यूनतम मान मिलेगा या अधिकतम मान मिलेगा। तो ध्यान देना, प्रथम अवकलज परीक्षण के अनुसार बता सकते हैं कि बाएं से दाएं चलने पे प्रवणता अगर माइनस से प्लस की तरफ जाए, कि प्रवणता का मान माइनस में था, फिर 0 हुआ, फिर बढ़ने लग गया, ठीक है, कम से धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पॉजिटिव हो गया मान, तो इसको तो बोलते हैं न्यूनतम की कंडीशन, क्योंकि इसमें ग्राफ की जो अवतलता है वो ऊपर की तरफ रहेगी। ग्राफ की अवतलता जब ऊपर की तरफ रहेगी तो इस जगह पे हमें जो मान मिलेगा वो सबसे छोटा मान मिलेगा, कि बाकी जो मान है वो बड़े मान है, लेकिन यहाँ पर जो मान है वो क्या है, न्यूनतम मान है। और इसी तरीके से दूसरा जो इसका हिस्सा था जिसमें अवतलता जो है वो नीचे की तरफ थी, तो यहाँ पर देखिए कि स्पर्शरेखा की प्रवणता पहले पॉजिटिव से 0, 0 से नेगेटिव, तो प्लस से माइनस में अगर चेंज होती है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें अधिकतम मान मिलेगा। अब इसके बाद में आपके सिलेबस के अंदर ही एक और यहाँ पर दे रखा है द्वितीय कोटि का अवकलन, इसी के अंदर, ठीक है, द्वितीय कोटि अवकलज परीक्षण, ठीक है, ये तो हो गया प्रथम कोटि का। अब द्वितीय कोटि का भी यहाँ पर एक तरीका है। देखिए द्वितीय कोटि पहले तो समझिए कि जब हम किसी फलन का 2 बार अवकलन करते हैं, पहली बार अवकलन किया तो स्पर्शरेखा की प्रवणता का मान आया, स्पर्शरेखा की प्रवणता, ठीक है, और इसका एक बार और अब अपने अवकलन कर दें, अगर मैं इसका एक बार और अवकलन कर दूं तो ये जो अवकलन आया, ये आया कि जो स्पर्शरेखा की प्रवणता है उसमें कितना चेंज हुआ, कि प्रवणता में परिवर्तन की दर, प्रवणता में परिवर्तन की दर। अब आप यहाँ देखिए इस कंडीशन के अंदर, यहाँ पर प्रवणता जो है उसमें परिवर्तन की दर क्या है, कि प्रवणता जो है छोटे से बड़े की तरफ गई, या यूँ कहें कि माइनस से प्लस की तरफ गई, तो प्रवणता में जो परिवर्तन हुआ वो धनात्मक हुआ। इस चीज़ को समझें कि प्रवणता पहले माइनस में थी और फिर धीरे धीरे 0 होते होते प्लस में चेंज हो गई, तो प्रवणता जब माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगी, प्रवणता जब माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगी तो हम ये बोलेंगे कि प्रवणता में जो परिवर्तन हुआ, ठीक है, प्रवणता में जो परिवर्तन हुआ वो धनात्मक हुआ। यहाँ लिखेंगे कि जब प्रवणता का मान माइनस से प्लस की तरफ गया तो प्रवणता में जो परिवर्तन वो धनात्मक, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है कि जब प्रवणता का मान माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रवणता में परिवर्तन, तो प्रवणता में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि d² y/dx² जो है वो 0 से बड़ा होगा। समझ में आ रही है बात, ये
कि प्रवणता का परिवर्तन धनात्मक होने का मतलब जो द्वितीय कोटि का अवकलज है वो धनात्मक। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली बार अवकलन किया तो वो स्पर्शरेखा की प्रवणता, इसी का एक बार और अवकलन करोगे तो वो आएगा प्रवणता में परिवर्तन की दर। तो जब ग्राफ के अंदर प्रवणता माइनस से प्लस की तरफ जाएगी तो मैं ये बोलूँगा कि प्रवणता का मान बढ़ा। प्रवणता का मान बढ़ा तो प्रवणता में जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, धनात्मक हुआ, मतलब d2y/dx² का मान 0 से बढ़ा। तो ये कंडीशन भी हम कह सकते हैं कि न्यूनतम मान की कंडीशन है कि ये इस तरीके से जो हमें मान प्राप्त होंगे वो न्यूनतम मान प्राप्त होंगे। और दूसरा पॉइंट कि जब प्रवणता प्लस से माइनस में परिवर्तित होती है ठीक है, तो इसका मतलब प्रवणता में कमी आई कि पहले मान प्लस में था प्रवणता का, कि यहाँ पर प्रवणता धनात्मक है लेकिन 0 होते होते प्रवणता माइनस में चली गई। तो प्रवणता जब माइनस में चली गई प्लस से प्रवणता माइनस में चली गई तो प्रवणता के मान में कमी आई। तो प्रवणता के मान में कमी आई तो प्रवणता में जो परिवर्तन हुआ वो नेगेटिव हो जाएगा। तो d2y/dx² मतलब प्रवणता का परिवर्तन, और ये परिवर्तन कैसा है, नेगेटिव। तो ये जो कंडीशन है ये अधिकतम मान की कंडीशन है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से आप एक तो रिवाइज करेंगे कि प्रथम अवकलज परीक्षण से ही द्वितीय कोटि का जो अवकलज परीक्षण है उसे तैयार किया गया है। कि यहाँ पर हमने प्रवणता को देख लिया कि प्रवणता के मान में कमी आई या वृद्धि आई, कि अगर प्रवणता के मान में कमी आती है, अगर प्रवणता के मान में कमी आती है तो दूसरा अवकलन नेगेटिव। और कमी कब आएगी, जब अवतलता जो है वो नीचे की तरफ होगी, और उस समय यहाँ पर जो मान होगा वो बाकी मानों से क्या होगा, बड़ा होगा। और जब प्रवणता के मान में वृद्धि हो जाएगी, प्रवणता के मान में कमी से वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसा कब होगा, जब अवतलता ग्राफ की ऊपर की तरफ हो, तो यहाँ पर जो मान होगा वो बाकी मानों से क्या होगा, छोटा होगा। तो न्यूनतम मान की कंडीशन में d2y/dx² ग्रेटर देन 0, अधिकतम मान की कंडीशन में d2y/dx² का मान लेस देन 0 आएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक और कंडीशन की। वो कंडीशन देखिए क्या है कि यहाँ पर तो हमने देख लिया कि परिवर्तन चलो हुआ, कुछ ग्राफ ऐसे भी हैं जहाँ पर प्रवणता का मान चेंज होता ही नहीं है। कि मान लीजिए प्रवणता पहले नेगेटिव है, बाद में भी नेगेटिव रहेगी, या प्रवणता पहले पॉजिटिव तो बाद में भी पॉजिटिव। तो ऐसे केसेस भी हैं। तो बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। तो प्रवणता में परिवर्तन कहाँ नहीं होता, उसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल फलन ले लेते हैं y=x³। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है इसका। इस तरीके से देखिए इसको, वैसे तो पहले तो सिंपल तरीके से बताता हूँ यहाँ पर कि अगर कोई ग्राफ इस तरीके से है, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा कि ग्राफ जो है वो यहाँ पर तो अवतलता ऊपर की तरफ लिए हुए है, और ये इधर जो है वो ग्राफ में अवतलता जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये अवतलता कहीं ना कहीं चेंज हुई कि ऊपर अवतलता थी, थोड़ी देर में अवतलता नीचे की तरफ हुई, तो कोई ना कोई पॉइंट होगा जहाँ पर अवतलता जो है वो परिवर्तित होनी शुरू हुई। तो हमने ये वो पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अवतलता जो है वो चेंज हो रही है कि ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ चेंज हुआ। यहाँ से इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से अवतलता बदल रही है। ठीक है, कि ऊपर अवतलता थी लेकिन इस पॉइंट के बाद में अवतलता जो है वो नीचे की तरफ होना शुरू हुई। तो जब ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक है, जब ये वाली कंडीशन आएगी तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु मतलब जहां पर ग्राफ की अवतलता बदलने लग जाए उस पॉइंट को नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। अब इस पॉइंट पर होगा क्या, यहाँ बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो नति परिवर्तन बिंदु है वो है मूल बिंदु, कि मूल बिंदु से पहले ग्राफ की अवतलता जो है वो ऊपर की तरफ हम मान सकते हैं, दिखाई दे रहा है, और मूल बिंदु के इस तरफ अवतलता जो है वो क्या है, नीचे की तरफ। यहाँ जो अवतलता है यह है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर जो अवतलता है वो नीचे की तरफ है। अब इस बिंदु पर होगा क्या, जो नति परिवर्तन बिंदु जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए अगर मैं इस तरफ कहीं स्पर्शरेखा बनाऊं, मान लीजिए कि मैंने कोई एक स्पर्शरेखा बनाई, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो स्पर्शरेखा है
इस स्पर्शरेखा के लिए जो प्रवणता का मान है वो क्या है, पॉजिटिव। हमने जो पहले वो 3 ग्राफ बनाए थे, आप उनको देखना अच्छे से, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो ग्राफ है, मतलब यहाँ पर मैं यूँ कह सकता हूँ कि प्रवणता का मान बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरफ की जो कंडीशन है वो पॉजिटिव है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस तरफ देखिए, इस तरफ भी कोई एक पॉइंट ले लीजिए और यहाँ पर स्पर्शरेखा बनाइए, तो इस स्पर्शरेखा का मान भी क्या है, पॉजिटिव है, कि यहाँ पर भी dy और dx यहाँ जो प्रवणता है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो दोनों ही इस तरफ, इधर भी dy और dx पॉजिटिव है और इधर भी dy और जो dx है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद में प्रवणता का मान जो है वो चेंज नहीं हुआ। अच्छा, मैं इसी पॉइंट की क्यों बात कर रहा हूँ, कोई और पॉइंट मैं यहाँ पर क्यों नहीं ले रहा? तो देखिए इस पॉइंट पर dy और dx का मान 0 भी आएगा। कैसे आएगा? इसका अगर अपने अवकलन करें तो 3x², और अगर मैं dy और dx को 0 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से 3x² 0 आ जाएगा। हल करने पे x का मान क्या आएगा, 0, और x बराबर 0 अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो y का मान भी क्या आ जाएगा, 0। तो मूल बिंदु पर प्रवणता 0 है, तो प्रवणता 0 हुई यहाँ पर, इस जगह पर प्रवणता 0 है। ठीक है, यहाँ पर dy और dx जो है वो 0 है, तो इससे पहले पॉजिटिव है और इसके बाद में भी पॉजिटिव है। मतलब dy और dx का मान 0 हमने निकाल लिया, इससे पहले भी मान पॉजिटिव आया, इसके बाद वाला मान भी क्या आया, पॉजिटिव आया। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर फलन का मान न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ठ है। ध्यान रखना, नति परिवर्तन बिंदु वो बिंदु होता है जहाँ पर फलन का मान न तो उच्चिष्ट हो और न ही निम्निष्ठ हो, या यूँ कहें कि उस बिंदु से पहले और उस बिंदु के बाद में प्रवणता में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। देखिए अब यहाँ पर प्रवणता पॉजिटिव, उसके बाद में प्रवणता भी पॉजिटिव, तो मैं यहाँ बोलूँगा कि प्रवणता में जो परिवर्तन है, ठीक है, निशानों को लेकर, चिन्ह को लेकर प्रवणता में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। चिन्ह के आधार पर प्रवणता में परिवर्तन जो है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ से ये भी अपने कह सकते हैं कि d²y/dx² का जो मान है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, d²y/dx² का मान 0। नति परिवर्तन बिंदु के लिए d²y/dx² भी जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और उसके बाद में, हालांकि ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको अपने अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी के लिए तो सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जहाँ पर ग्राफ की अवतलता बदले वो पॉइंट जो है वो नति परिवर्तन बिंदु कहलाएगा। कि अवतलता ऊपर की तरफ से जब नीचे की तरफ जाने लगी तो किस पॉइंट से ऐसा होना शुरू हुआ, तो वो नति परिवर्तन बिंदु। और नति परिवर्तन बिंदु के लिए प्रवणता का जो मान है, पहले अगर पॉजिटिव है तो बाद में भी पॉजिटिव ही रहेगा, कि प्रवणता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। कि प्रवणता अगर पहले धनात्मक है तो बाद में भी धनात्मक, या पहले ऋणात्मक है तो बाद में भी प्रवणता क्या रहेगी, ऋणात्मक ही रहेगी। तो प्रवणता निशानों के आधार पर नहीं बदली, निशानों के आधार पर प्रवणता नहीं बदली, तो यहाँ पर इसको ये भी बोलते हैं कि d²y/dx² का जो मान है वो कितना आएगा, 0 आएगा। और उसके बाद में हालांकि एक और इसका परीक्षण है जिसमें तीसरी कोटि का अवकलन भी किया जाता है, ठीक है, वो बाद की बातें हैं। अभी तो आपको सिर्फ इतनी ही बात ध्यान में रखनी है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। देखिए इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ आपको एक छोटा सा इंट्रो दिया है, ये समझाने के लिए कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मानों को ग्राफ में किस प्रकार से देख सकते हैं, या ग्राफ के आधार पर हम कैसे बता सकते हैं कि फलन का मान अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। इसका इंट्रोडक्शन का ही एक और पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और उसमें आपको डिटेल के अंदर और बताएंगे कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मानों को ज्ञात कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इन ग्राफ्स को अपनी नोटबुक के अंदर बनाएं, इनको समझें। देखिए प्रवणताओं का हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया, इस चीज़ को समझना कि हमने यहाँ पर ये देखा है कि प्रवणताओं के मान किस प्रकार से ग्राफ के अंदर शो कर सकते हैं, और उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि प्रवणता प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में जो चेंज हुई वो किस तरीके से है। तो सेकंड वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के और भी क्या अर्थ हो सकते हैं। एक दूसरा जो इंट्रो का वीडियो है वो आपको जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो की सहायता से जो बुक का जो इंट्रोडक्शन है उसे समझें, ग्राफ बना कर देखें, और ये देखिए कि हम
एक फलन के लिए कितने उचिष्ट ज्ञात कर सकते हैं, कितने निम्निष्ट ज्ञात कर सकते हैं, क्या किसी फलन में एक ही उचिष्ट हो सकता है या किसी फलन में क्या एक ही निम्निष्ट हो सकता है, या फिर अंतराल का यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी तक हमने यहाँ पर अंतराल की बात नहीं की, तो आप इस चीज़ को भी समझ के देखना कि क्या अंतराल से उचिष्ट और निम्निष्ट मानों पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों पर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।